हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। और प्रीवियस लेक्चर तक आई थिंक ये जो हमने पढ़ा था ये सारा समझ में आ गया था। श्रेया, डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ना। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स। जब ये अपनी तरह की एजुकेशन ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ा होगा हमारे खुद के जो लोकल एजुकेशन वगैरह थी उनके ऊपर, है ना। ये उसके बारे में है। राइटर आपसे बोल रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया के अंदर तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था उसके बारे में वो हमें एक झलक देने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार पाठशाला सिस्टम हमारे देश में होता था, है ना। और कोई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल्स या फिर जिनके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। एजुकेशन भी ज़रूरी नहीं कि किसी इतिहास को लेकर समझाई जा रही हो, किसी चीज़ों को लेकर समझाई जा रही हो। एजुकेशन बहुत बार यानी कि पाठशालाओं के अंदर वैदिक टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट, इनके श्लोक वगैरह जो भी लिखे होते हैं, गीता, रामायण, महाभारत के रिलीजियस लिटरेचर के ऊपर भी नॉलेज दी जाती थी, है ना। एंड उसी को एजुकेशन मान लिया जाता था। अब ब्रिटिशर्स तो बोलते थे कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, पढ़ा था ना हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर एक विलेज पाठशाला को दिखाया गया है। ये एक पेंटिंग है जो कि डच पेंटर फ्रैंकोइस सोलोवेन ने करी थी, हु केम टू इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी। ये दिखा रहा है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी। अब एक रिपोर्ट आती है विलियम एडम की। अलग अलग जो पर्सन है जैसे विलियम जोन्स वगैरह कुछ ना कुछ को बोल रहे हैं ना। अब एक रिपोर्ट आएगी विलियम एडम की। 1830s की बात है। एक स्कॉटिश मिशनरी था जिसका नाम था विलियम एडम। ये बंगाल के और बिहार के बड़े सारे ज़िलों में जाता है और देखता है कि वहाँ पर मतलब बेसिकली सिचुएशन देख रहा था, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस देख रहा था, वहाँ पर लोगों का, एरिया का, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अप्रोच करा था कि तुम ये बताओ, हमें एक रिपोर्ट सौंपो, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। जो लोकल स्कूल्स हैं जहाँ पर हिंदुस्तानी जो पढ़ते हैं और वो हिंदुस्तानी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो उन वर्नैकुलर स्कूल्स के अंदर, लोकल स्कूल्स के अंदर एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है तुम्हारे अकॉर्डिंग। जाओ इसका सर्वे करके और उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें सौंपो। अब एडम स्मिथ की रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्यों, ये जानते हैं। एडम स्मिथ ने ये देखा डैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। देख रहे हो पूरे इंडिया में तो कितनी होंगी, सिर्फ बंगाल में और बिहार के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला थी। यानी कि ये चीज़ ये तो दिखाता है ना कि उस टाइम पर लोगों की रुचि तो थी पढ़ने की और स्कूल जाने की। मतलब जिस प्रकार के स्कूल हिंदुस्तान में तो ऑब्वियस ही बात है वही हमारे लिए स्कूल होंगे, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला होना, ऐसी थोड़ी ना स्कूल खुल जाती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी खुल जाती है, वो चल रहे होंगे तभी तो खुले होंगे, है ना। यानी कि लोगों की रुचि तो थी। लेकिन ये बताता है एडम स्मिथ, दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, और इनमें मुश्किल से ही 20 बच्चे आते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालास, ये सबको मिला दिया जाए तो अगर आप देखो 20 × 1 20 लाख, 20 × 1 लाख 20 लाख। इसने बताया कि इतने लोग जो थे वो स्कूल जाते थे, पाठशाला जाते थे। अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ 2 राज्यों में, बंगाल में और बिहार में 20 लाख से ज़्यादा लोग अगर पाठशाला जा रहे हैं, यानी कि लोग इंटरेस्टेड है ना इन ऑर्डर टू सीक एजुकेशन। बिल्कुल, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वेल्दी लोगों ने सेटअप करे थे या फिर लोकल कम्युनिटी में। बहुत बार ऐसा होता था, दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, गुरु। एजुकेशन का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और राइटर कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी पुराने स्कूलों के अंदर जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं आज के टाइम से, ठीक है। देयर वर नो फिक्स्ड फी। कोई फिक्स तरीके से ऐसा नहीं था कि आप फ़ी दोगे तभी आपको एजुकेशन मिलेगी और हर पाठशाला के अंदर सेम अमाउंट ऑफ फीस है, ऐसा नहीं है। कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई बेंचेस नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं, नो रोल कॉल रजिस्टर्स,
रोल कॉल रजिस्टर्स का मतलब होता है जिसे कहते हैं ना कि नाम लिया टीचर ने प्रेजेंट मैम करके तो टीचर प्रेजेंट और एब्सेंट लगाती है। कोई एनुअल एग्जामिनेशंस नहीं और कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं। अब अंग्रेज़ों को पहली झलक से देखने को तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये एजुकेशन थोड़ी है, तो मजाक है, लोगों को एजुकेट नहीं गवार बनाने की कोशिश करी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, है ना। लेकिन आप भी जानते हो, अगर आप 21st सेंचुरी की बात करो, आपको पता है ये सारी चीज़ें जापान में भी नहीं होती हैं। कोई एनुअल एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होते जापान में। लेकिन जापान का पर्सन क्या गवार है, बेवकूफ़ है? दुनिया में कोई पहचान नहीं है जापान के पर्सन की। जापान का ये मानना है कि रियल नॉलेज ना किताबों के अंदर नहीं छुपी हुई है। अगर आप रियल परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते समाज में जाकर, सड़कों पर जाकर, तो आपके लिए किताबी ज्ञान बेकार है। तो शुरू से ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करो, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वर्क करो। यही हमारी एशियन इंडिया की परंपरा थी। अगर ये सारी चीज़ें बकवास हैं तो ब्रिटिशर्स को भी तो संस्कृत टेक्स्ट और अरेबिक टेक्स्ट के बारे में स्कॉलर्स पढ़ा रहे थे, है ना। और उन्होंने भी पाठशाला सिस्टम के अंदर जाके ऐसी नॉलेज सीख करी होगी, राइट। कुछ कुछ जगहों पर क्या होता था, क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बैनियन ट्री, बरगद की पेड़ के नीचे क्लासेस लगती थी। कुछ जगहों पर इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप, या फिर मंदिर के बगल में, या फिर कभी कभार गुरुजी के घर। जो फ़ी थी वो पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड करती थी। अमीर लोगों को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे एंड गरीब लोगों को कम पैसे पे करने पड़ते थे। टीचिंग जो थी वो रिटन नहीं थी, वो ओरल थी। और गुरु डिसाइड करता था कि आज क्या पढ़ाना है इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। इस स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस के अंदर नहीं बांटा जाता था। जैसे हमारे स्कूलों में आपने देखा होगा सेक्शन ABCD ऐसे करके होते थे, सारे एक ही जगह पर बैठते थे, सारे उम्र के बच्चे भी एक ही जगह पर बैठते थे। ये नर्सरी KG का भी कोई कंसेप्ट नहीं था। गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। और एक ही जगह पर बैठाकर गुरु जो थे, जैसे कोई 5 साल का बच्चा उसके साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, 15 साल का कोई शिष्य है तो उसके साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, 28 साल का कोई शिष्य है तो उसके साथ अलग तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब बेसिकली ना हमारी जो पाठशाला सिस्टम था, डोंट वरी, आर्ट एंड कल्चर में, और मैं पढ़ाऊंगा आपको एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर गुरु शिष्य परंपरा का पूरा कंसेप्ट। यहाँ पर ना ज़्यादातर फोकस करा जाता था ब्रेन ओपनिंग टेंडेंसी के ऊपर, कि किताबी ज्ञान अगर रट्टा मार के अगर आप टॉपर बन भी गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका दिमाग खुला होना चाहिए। यू शुड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू शुड बी एबल टू आंसर ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि गुरु पूछेगा आपसे लाइफ की परिस्थितियों से जुड़े हुए। अगर आप वो आंसर नहीं कर पा रहे हो तो ये किताबी ज्ञान और आपका टॉपर बनना ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। तो पर्सन कौन था? विलियम एडम। इसने ये रिपोर्ट में ये सब कुछ देखा, ठीक है, ये फाइंड आउट करा। एडम स्मिथ डिस्कवर्ड, ये विलियम एडम डिस्कवर्ड दैट फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू द लोकल नीड्स। गांव के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से ऐसी व्यवस्था बना पाते हैं कि भैया कुछ लोग गरीब हैं तो वो कम पैसा दे पाएंगे, अमीर हैं तो ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। उनके कुछ क्यूरियोसिटी वाले सवाल हैं जो कि वो गुरु से पूछना चाहते हैं। तो इस वजह से सिस्टम जो था एजुकेशन का वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था, जो कि लोकल पॉपुलेशन को अच्छा लगता था। फॉर इंस्टेंस, क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। फ्लेक्सिबल ऐसे भी था, क्यों? जब फसलों की कटाई होती थी तो बच्चे भी जाकर माँ बाप का हाथ बटाते थे। चिल्ड्रन वर सपोर्टिंग हैंड्स विद देयर पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ द क्रॉप्स। जब गांव के जो बच्चे थे वो फील्ड पे काम करते थे, फार्मिंग फील्ड्स पे काम करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड्स पे काम करते थे। पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन जब जो क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है एंड उसकी स्टोरेज हो चुकी है। और गुरु को भी तो होता होगा ये, उनके भी खेत वगैरह तो देखो गांव में सबके ही होते हैं, थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ। गुरु वगैरह भी उस टाइम पर बिजी हो जाते होंगे, टीचर्स वगैरह भी। दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। देख रहे हो, गुरु चाहते तो, या फिर पाठशाला का सिस्टम जो है वो ऐसा भी बन सकता था
कि तुम फील्ड में काम कर रहे हो, तुम्हें स्कूल नहीं आना तो मत आओ, क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन नहीं, गुरु ये जानता था कि देखो ये सारे के सारे बच्चे रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, हो सकता है कुछ अमीर भी हों, लेकिन बहुत सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको ये कहती है कि उनको माँ बाप के साथ जाकर खेत में हाथ बटाना पड़ेगा, फसल की कटाई वगैरह करवानी पड़ेगी, स्टोरेज करवानी पड़ेगी, क्योंकि दिहाड़ी पर लेबर्स को हायर करने के लिए हो सकता है इनके माँ बाप के पास इतना पैसा ना हो। तो गुरु को ऐसे शिष्यों की भी कदर थी और उस टाइम पर वो कुछ महीनों की छुट्टी दे देते थे, कुछ हफ्तों की, कुछ दिनों की, 1-2 महीनों की। और ये चीज़ ये शो करता है कि पीजेंट्स के बच्चे, छोटे छोटे किसानों के बच्चे भी पढ़ सकते थे पाठशाला सिस्टम के अंतर्गत। नए रूटीन, नए रूल्स। ऊपर कुछ बॉक्स वगैरह तो नहीं रह गया? नहीं, ठीक है। अप टू द मिड 19th सेंचुरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइमरली कंसर्न थी विद द हायर एजुकेशन। वो इंग्लिश सिस्टम भी सबसे पहले याद है हायर एजुकेशन के अंदर लेकर आना चाहते थे यूनिवर्सिटी लेवल पर, है ना। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी उन्होंने, देखा था ना हमने। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। ऐसा मिड 19th सेंचुरी तक इन्होंने कुछ भी नहीं करा कि बिल्कुल लोकल लेवल पर जाकर, गांव में जाकर, देहात में जाकर ये लोग जो 20-20 बच्चों की क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को मोल्ड करने की कोशिश करें। लेकिन आफ्टर 1858 याद है वो सारी प्रक्रिया, वुड्स डिस्पैच और मैकॉलेज मिनट, ये सारी बातें, है ना। कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन, कि लोकल एजुकेशन जो दी जा रही है बच्चों को गली मोहल्ले सड़कों पर, बरगद के पेड़ के नीचे, हम जड़ से लेकर हायर एजुकेशन तक पूरे के पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करना चाहते हैं। उनको ये लगा, उन्होंने ये सोचा डैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। हमें एक प्रॉपर तरीके से ऑर्डर लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इनको पता लगा ना, ये विले मैडम की जो रिपोर्ट है कि एजुकेशन कभी भी, पढ़ाई लिखाई कभी भी चल रही है, कभी भी छुट्टियां चल रही हैं, बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इन्होंने कहा नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, देयर शुड बी ऑर्डर। इन्होंने रूटीन्स इम्पोज करें, रूल्स इस्टेब्लिश करें और छोटी छोटी पाठशालाओं में जाकर भी रेगुलर इंस्पेक्शंस करना शुरू करें। मतलब अभी ये चीज़ें थोप नहीं रहे हैं, ये बेसिकली बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। और आज का जो हमारा सिस्टम है ना, कि हमारे स्कूल में पीरियड्स लगते थे, फर्स्ट पीरियड इन मैम का, सेकंड पीरियड इन मैम का, फिर 4 पीरियड और 4 पीरियड, 8 पीरियड के बीच में एक लंच ब्रेक होता था, है ना। फिर इतने बजे छुट्टी होनी है, इतना होमवर्क देना है। ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए ना, ये अंग्रेज़ों की वजह से आए। वरना आपकी और मेरी एजुकेशन अभी भी आज भी ऐसी होती है कि हम किसी स्कूल अगर गए होते तो हमारे लिए स्कूल ये होता कि हम किसी दरी पर बैठकर हमने पढ़ा है, कभी कोई किताब और पेन लेकर लिख कर नहीं देखा, कॉपी पेन लेकर लिख कर नहीं देखा। सिर्फ ओरल एजुकेशन हम लोगों ने ली है और हो सकता है कि वो ज़्यादातर रिलीजियस एजुकेशन हमारी होती, जो कि किसी ना किसी रिलीजियस टेक्स्ट से जुड़ी होती। ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ लेकर आए, करिकुलम बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, टाइम टेबल बनाना, ठीक है, एक ड्रेस कोड भी बनाना कि स्कूल जाते हुए बच्चों का एक ड्रेस कोड हो ताकि वो नियम और अनुशासन के अंदर बंधे रहें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करी कैसे जाएंगी? ये तो अभी इंस्पेक्शन चल रही है ना। क्या मेजर्स लिए जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? इन्होंने बड़े सारे गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट करना शुरू करा और इनको बोला गया तुम 4 से 5 स्कूल संभाल लो। पंडित का टास्क क्या था? जो पंडित था वो पाठशालाओं को विजिट करता था और वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। हर एक जो गुरु था, he was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable। ये इंस्पेक्शन करने जाएगा एंड जो भी टीचर होगा वहाँ पर उनको बोलेगा कि तुम्हें अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी है, बच्चे कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो, पिछले 1 हफ्ते से क्या पढ़ा, और रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लो। आ गया ना वो सारी चीज़ें जो कि जैसी लाइफ हम लोगों ने बताई है स्कूलों में, है ना। अब ये तो हर जगह चलता है ना, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे किसी बिल्कुल पिछड़े हुए इलाके में जाकर स्कूल हो, ये ड्रेस कोड, टाइम टेबल, लंच ब्रेक हर जगह चलता है कि नहीं चलता है? बताओ। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन।
स्टूडेंट्स को बोला गया तुम रेगुलर फीस दोगे, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, यू हैव टू सिट ऑन फिक्स सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। क्लास के अंदर भी सीट भी इनकी फिक्स कर दी जाती थी। बहुत बार स्कूलों में भी टीचर ऐसे करती है ना कि जो डम स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको बोलती है कि फ्रंट रो के सबसे आगे वाले बेंच पर आकर बैठो ताकि मैं जो पढ़ाऊँ तुम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सको मेरे साथ। ये सारी चीज़ें करेगी, लेकिन यहाँ पर सीट्स वगैरह फिक्स थी। ठीक है, खैर छोड़ो, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स। अब बहुत सारे पाठशाला ऐसे थे उन्होंने विरोध करा, नहीं हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, ये सारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह का सिस्टम बेकार है, इससे इंसान जो है वो असली दुनिया के अंदर कदम से कदम रखना नहीं सीख पाता है। लेकिन इन्होंने एक इंसेंटिव भी दिया। अब लड़ाई झगड़े से तो एजुकेशन नहीं मनवा सकते हैं, वो इसलिए नहीं मनवा सकते हैं, वैसे भी कोई डिग्री का लालच तो है नहीं हिंदुस्तानियों के ज़माने में, दिख रहा होगा सामने, है ना ठकुराइन, कोई डिग्री वगैरह का तो लालच है नहीं। तो श्रेया, गुरु फिर अपने घर पे भी तो ले लेगा क्लास, चलते चलते रोड पे भी तो ले लेगा क्लास, मंदिर में भी तो ले लेगा, बरगद के पेड़ के नीचे भी तो ले लेगा, कैसे रोक पाओगे उसे। लेकिन इन्होंने इंसेंटिव कैसे दिया, इन्होंने बोला हम पैसों से तुम लोगों की मदद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देंगे, सीटें लगवाएंगे, बेंचेस लगवाएंगे, टेक्स्ट बुक वगैरह हम ही तुम्हें देंगे, उन पाठशालाओं को जो कि इन नए रूल्स को एक्सेप्ट करना सीख जाएं। Those who were unwilling to work within the new system, they received no government support. Over time, जैसे जैसे समय आगे बीता, gurus who wanted to retain their independence, कि हम खुद अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं अपनी पाठशाला को, वो फिर असमंजस में आ गए। वो गवर्नमेंट एडेड और रेगुलर पाठशालाओं के साथ जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता था, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती थी, उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर पाए। क्योंकि देखो इनके लिए एक तो क्या दिक्कत थी, फीस भी ऐसे गुरु के लिए इरेगुलर थी, कोई सैलरी सिस्टम भी नहीं था, और अपने दम पर आप कितनी मदद कर लोगे किसी की फ्री में। जो नए रूल्स थे और जो नए रूटीन थे उनके कुछ और भी कॉन्सिक्वेंसेस निकले। पहले क्या होता था, जो पहले पाठशाला जो सिस्टम चलता था हमारा वर्नैकुलर वाला हिंदुस्तान में, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट्स फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशाला। आपने देखा ना, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था और इनको कहाँ जाना पड़ता था कभी कभार, माँ बाप का हाथ बटाने इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, राइट। लेकिन ये जो डिसिप्लिन आया ऑफ द न्यू सिस्टम, यहाँ पर रेगुलर अटेंडेंस चाहिए थी इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम। जो बच्चे थे जिस टाइम पर फिर जो गरीब फैमिली के, दे हैड टू वर्क इन द फील्ड्स। अब नाउ दे वर इनेबल टू अटेंड द स्कूल, और ऐसा देखा गया कि ये ऐसे बच्चे इनडिसिप्लिन है, जिनके अंदर डिज़ायर नहीं है, पढ़ने की चाहत नहीं है, और आप जानते हो कि जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है, रूटीन है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल कर फेंक दिया जाता था। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।